ज़माने की कसम, तमाम इंसान खसारे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, जिन्होंने एक दूसरे को हक की नसीहत की, जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अहमद और आप देख रहे हैं ताज़ा तरीन खबरों पर तबसरों और तज़कियों का प्रोग्राम ज़माना गवाह है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों किर्गिस्तान के कैपिटल बिश्केक में 8 मेंबर्स और 4 ऑब्ज़र्वर ममालिक पर मुश्तमिल शंघाई तावन तंजीम का 14वां सरबराही इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़ियादत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने की, जिसमें उन्होंने SCO के अग़राज़ व मक़ासद की तकमील के लिए 8 नुकाती एजेंडा पेश किया। हम आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शंघाई तावन तंजीम का ये प्लेटफॉर्म अपने ही मेंबर्स के दरमियान पाए जाने वाले कोर इश्यूज़ को हल करने में कामयाब हो सकेगा या नहीं। आज की इस डिस्कशन में हम इस बात का भी तज़किया करेंगे कि चीन और रूस नई मुआशी और अस्करी सफ़बंदियों से इस खित्ते में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का असर और रसूख कम करने में किस हद तक कामयाब होंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम जनाब मिर्ज़ा अयूब बेग साहब, आप तर्जमान हैं तंजीम इस्लामी के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब आसिफ हमीद साहब, आप मीडिया इंचार्ज हैं मरकज़ी अंजुमन खुदावंद कुरान के। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम जनाब रज़ाउल हक साहब, आप तंजीम इस्लामी के रिसर्च स्कॉलर हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अयूब बेग साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि सोवियत यूनियन की शिकस्त और रेख्त के बाद दुनिया यूनिपोलर हो गई थी। इतना अरसा गुजरने के बाद क्या अब कोई तब्दीली वाक़या हुई है या दुनिया अब भी यूनिपोलर ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सोवियत यूनियन शिकस्त और रेख्त का से दो चार हो गया था और उसके बाद अमेरिका के साबिक सदर सीनियर बुश ने वाशगाफ ऐलान में कहा कि अब न्यू वर्ल्ड आर्डर दुनिया पे नाफिज होगा। यूँ कह लीजिए कि उसने कहा हमारा हुक्म चलेगा। बानी तंजीम मोहतरम डॉक्टर सरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त ही फरमाया था ये न्यू वर्ल्ड आर्डर नहीं होगा, ये न्यू वर्ल्ड आर्डर होगा। तो हम देख रहे हैं आज उसके जो समरात और नताइज निकल रहे हैं वो काफ़ी हद तक बानी मोहतरम का ये तबसरा बिल्कुल दुरुस्त है। बात कुछ यूँ है कि सोवियत यूनियन जो 1991 में हुआ था शिकस्त और रेख्त से दो चार, और उसके बाद उसके डाउनफॉल का मामला इतना चला गया, वो इतनी बुरी तरह पसपा हुआ कि अपने मुखालिफ के पौ ही में गिर गया। आप अंदाज़ा कीजिए ना कि जिस तरह नेटो एक वेस्ट का था, अमेरिका का था, एक इत्तेहाद है बल्कि वो, इसी तरह वारसा सोवियत यूनियन के तहत ईस्टर्न जो यूरोप है उसके ममालिक पर था, यानी नेटो के मुकाबले में। तो अपना वारसा पैक्ट ना सिर्फ ये कि ख़त्म कर दिया, पसपाई की आप इंतहा देखें जी, और उनकी सुपरमेसी की इंतहा देखें कि ना सिर्फ उस वारसा पैक्ट को ख़त्म कर दिया बल्कि नेटो का रुकन बनने की दरख्वास्त दे दी, यानी अपने दुश्मन के पाँव में गिर गया और कहा मुझे अपने साथ शामिल कर लो। तो लिहाजा वो वक्त यूँ कह लीजिए कि यूनिपोलर होने के हवाले से अरूज पर था। अमेरिका का कोई उस वक्त करीब ही मुकाबला नहीं था। लेकिन बहरहाल वक्त बदला और रूस को अल्लाह ताला ने प्यूटन जो है उस शख्सियत से दी और उस प्यूटन ने रूस को जो है वो एक दफ़ा फिर पाँव पर खड़ा करना शुरू किया और रूस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के सामने आना शुरू हो गया। फिर एक वक्त आया जब यूक्रेन के मसले पर वो अमेरिका के सामने डट कर खड़ा हो गया, और फिर जब ये अरब स्प्रिंग के हवाले से ये चलती हुई तहरीक जब अब शाम पहुंची तो अमेरिका ने तो वाज़े तौर पर फैसला किया था कि वो सदर बशार अल-असद को वो डिथ्रोन कर देंगे और वहाँ मुकम्मल तौर पर अपने ये कठपुतली हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। और आपको मालूम है कि शाम में एक बहरी अड्डा, वाहिद बहरी अड्डा है जिस पर रूस का जो है उससे ज़ेर असर था रूस का, बाकी सारे मिडल ईस्ट को अमेरिका ले चुका था। लिहाजा रूस ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया शाम के मामले में, इतना ज़ोरदार अंदाज में स्टैंड लिया
कि अमेरिका को बशारुल असद के बारे में पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। इसी तरह चीन को जो है वो 1991 में इस पोजीशन में नहीं था जिस पोजीशन में आज है। उसने इक्तसादी तौर पर समझ लीजिए इन 28 सालों में बहुत तरक्की की, और आज की दुनिया में इक्तसादी तरक्की और अस्करी क़ुव्वत जो है वो आपस में जुड़ चुकी हैं। ये मुमकिन नहीं है कि कोई मुल्क जो है वो इक्तसादी तौर पर बड़ा मजबूत हो, उसकी स्ट्रेटजी के हवाले से कोई हैसियत हो सही, तो वो असले के हवाले से, वो क़ुव्वत के हवाले से, वो अस्करी लेवल पर बहुत मजबूत ना हो। ये मुमकिन नहीं है आज के दौर में। इस तरह जुड़ चुकी है दोनों, मईशत और सिक्योरिटी है वो इस तरह जुड़ चुकी है आपस में। लिहाजा चाइना जो है वो भी आगे बढ़ा, और फिर ये जो CPEC का और BRI का सिलसिला हुआ ना, इससे तो अमेरिका जो है वो ये समझ लीजिए कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लिहाजा ये दो चीज़ें साबित करती हैं, सोवियत यूनियन का यूं डटकर सामने आ जाना और चाइना का CPEC और BRI पर काम करना, ये सामने कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही। तो ये दोनों चीज़ें ये बात को साबित करती हैं, बल्कि बाईपोलर आप कह सकते हैं, इससे भी बात आगे निकल चुकी है। मैं बेग साहब की बात को जरा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि रूस को पुतिन जैसा सदर मिला और उसने फिर उसको मुल्क को खड़ा किया। ये ओबोर जो है चाइना का, जो ये वन बेल्ट वन रोड और चाइना का जो एक माशी जंग जो चल रही है अमेरिका के साथ, उन्होंने भी रोल प्ले किया है। मैं एक चीज़ और समझता हूँ कि 9/11 जब हुआ है उस वक्त दुनिया यूनिपोलर थी, और उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने एक ड्रामा किया और दुनिया को अपने साथ मिलाया, और उस वक्त कोई भी नहीं था मुल्क जो उसके ख़िलाफ़ बोलता, कोई काबिल ज़िक्र बात ऐसी नहीं है, और उसने अफ़गानिस्तान पे हमला किया। लेकिन हुआ क्या कि उस नशे में उस गुरूर को अल्लाह ताला ने तोड़ा, और आप ये देखें कि 18 साल जो भी हुई है अभी जंग अफ़गानिस्तान के अंदर, उसमें साबित हुआ कि मुट्ठी भर तालिबान को वो कंट्रोल नहीं कर पाया और बिल आखिर उसको सर झुकाना पड़ा। लिहाजा उसकी पिटाई का सिलसिला तो शुरू हुआ था पहले से, जो कि दुनिया के दीगर ममालिक भी देख रहे थे, और वो कहते कि हम अगर यानी कि अमेरिका को हम सुपर पावर कैसे मान लें, सुप्रीम पावर कैसे मान लें। नंबर 2, फिर जो इराक के हवाले से झूठा स्टांस लिया अमेरिका ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, और फिर बाद में टोनी ब्लेयर ने सिंपल सा सॉरी कह दिया कि जनाब गलत इन्फॉर्मेशन अमेरिका में भी आई, हमें गलत इन्फॉर्मेशन थी, इसकी बुनियाद पर हमने किया। तो इन चीज़ों ने भी रोल प्ले किया है, अमेरिका के वो जो गुरूर था उसको थोड़ा सा तोड़ने में रोल प्ले किया है। तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये चीज़ें आई, और फिर रूस ने बहरहाल उसका फ़ायदा उठाया है, चीन ने फ़ायदा उठाया है। अब दुनिया यूनिपोलर तो नहीं है, यानी यूनिपोलर है का सवाल करेंगे तो नहीं है, लेकिन अभी कितने पोलर बनेगी ये अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। बज़ाहिर तो 2 बुनियादी एक तकसीमें जो है वो नज़र आ रही है, जिस पर हम बात इंशाल्लाह करेंगे। रज़ा साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, तो इसको बाईपोलर बनाने में जो है शंघाई तावन तंजीम जैसी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने बड़ा रोल अदा किया है। आप ये फरमाइए, पिछले दिनों शंघाई तावन तंजीम का इजलास भी हुआ किर्गिस्तान में, आप ये फरमाइए कि शंघाई तावन तंजीम जो है ये किन ममालिक पर मुश्तमिल है और इसके अगराज़ व मकासद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। शंघाई तावन तंजीम या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, असल में थोड़ा सा इससे पीछे अगर हम जाएं तो इसी दौरान जिस तरह अभी बात हो रही थी कि अमेरिका एक सुप्रीम पावर के तौर पे बन चुका हुआ था, इस्टेब्लिश हो चुका हुआ था, कायम हो चुका हुआ था, और ये 1996 की बात है कि 5 ममालिक हैं, उसमें रूस है, चीन है, उसमें आपका कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और 7 ताजिकिस्तान। इन्होंने मिलके एक शंघाई 5 ग्रुप बनाया। ये 1996 की बात है मेरे ख्याल में, और ये मैं तज़िया दे रहा हूँ। उस वक्त कुछ एक पेशबंदी की जा रही थी ख़ास तौर पे रूस और चीन की जानिब से कि आइंदा आने वाले कुछ हालात जो ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर, क्योंकि इंटेलिजेंस देखिए हर मुल्क के पास होती है, चाहे वो शिकस्त और रेख का शिकार हो भी गए थे, लेकिन उनके इंटेलिजेंस मौजूद थी अपनी जगह, अप्रेंटिसेस थे और वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ बढ़ रहे थे। तो उनकी इंटेलिजेंस ये शो कर रही थी कि आने वाले वक्त के अंदर अमेरिका नेक्स्ट सेंचुरी के अंदर अपनी जो सुप्रीमेसी है वो बढ़ाने के लिए कुछ करेगा, तो हमें भी अपने इलाकाई, उस वक्त तक तो सिर्फ उनके इलाकाई मुफादात और बहुत मुख्तसर मुफादात ही थे। तो इस चीज़ को, ये जो 5 ममालिक थे, इसको एक इजाफा कर लीजिए, इसमें उज़्बेकिस्तान,
जो कि एक्स सोवियत यूनियन यानी कि जो पहले जो सोवियत यूनियन हुआ करता था उससे टूटकर ही बना था। और ये आप देखिए सोवियत यूनियन जो था वो यूरोप को भी टच करता था, एशिया को भी टच करता था। यूरोप के करीब जो सोवियत यूनियन से टूट के ममालिक बने वो ज़्यादातर नेटो की तरफ और अमेरिका की तरफ गए। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, उसमें यूक्रेन की है, जॉर्जिया की है। लेकिन जो एशिया की तरफ के ममालिक थे जिस तरह कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, इन्होंने रूस के साथ और चीन के साथ और इस इलाके के अंदर अपने मफादात को देखते हुए 2001 के जून में सबसे पहले ये ड्राफ्ट इनिशिएट हुआ कि एक तंजीम बनाई जाए जिसके अंदर ये 6 ममालिक जिनका मैंने जिक्र किया कि आपस में कोऑपरेट करें। उसके बाद 2002 में इसका एक वो इनिशियल जो आप यूँ कह लें कि प्लान फॉर्मुलेट हुआ और उस प्लान के मुताबिक फिर ये 19 सितंबर 2003 में इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया, इस तंजीम को शंघाई ताउन तंजीम के नाम से। उस वक्त इसके ये 6 मेंबर थे। साहब जैसे आप फरमा रहे हैं कि जो 2 हिस्से थे USSR के, इतना बड़ा एरिया चूँकि दुनिया का ज़्यादा कवर करता है एरिया, तो जो यूरोप के साथ टच करते थे उन्होंने तो यूरोपीय यूनियन को और उसको नेटो को जो है वो किया। इधर जो था जो एशिया की तरफ था ये रुख जो था ये मुसलमान ममालिक और चाइना और रूस और इस तरह, जबकि हम देखते हैं उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों ने शंघाई ताउन तंजीम में ये तीनों शामिल है, इन तीनों ने अमेरिका को अपने हवाई अड्डे लीज पे दिए और उस अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाई अड्डों से, किर्गिस्तान के हवाई अड्डों से और उज़्बेकिस्तान के हवाई अड्डों से हमारे हमसाया मुल्क मुसलमान मुल्क पे बमबारी की और लाखों लोगों को कत्ल किया। तो ये 2 अमली नज़र आती है। वसीम साहब मैं इस बात की तरफ आता हूँ। मैं इस सवाल के आखिर में अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसके ऊपर बात करूँगा। ठीक है। देखिए ये आइडिया एक्सपेंड होता गया और यकीनन जिस तरह आपने जिक्र किया कि किर्गिस्तान ने भी, उज़्बेकिस्तान ने भी, इवन पाकिस्तान ने भी, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जब 9/11 के बाद के हालात, 9/11 के बाद के हालात को आपको एक मुख्तलिफ तनाजुर में देखना है। देखिए 9/11 के बाद ऐसा हवा खड़ा किया गया था कि सारी दुनिया उस हवे की जो एक रॉ चल रही थी उसके अंदर बह गई। यूनाइटेड नेशंस समेत हर किसी ने साथ दिया अमेरिका का उस नाहक जंग के अंदर, हर किसी ने साथ दिया। इवन आप देख लेना 48 ममालिक का इत्तेहाद आ गया यहाँ पे, सारों ने अपने अपने अड्डे भी दे दिए। अगर किसी ने कोई बात करने की कोशिश की कि हम क्या हक के ऊपर या उस किसी जस्टिस के मेयार के ऊपर, किसी अदल के मेयार के ऊपर परखें अमेरिका के इस दावे को कि अफ़गान तालिबान या वो सपोर्ट कर रहे हैं या वो किसी भी तरीके से 9/11 में मुलव्वस हैं, तो उसको दबा दिया गया, हर तरफ से दबाया गया। लेकिन ये बातें आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आती गई। आप साथ साथ देखिए ना वक्त के साथ टाइमलाइन कैसे चल रही है। 2003 में एक झूठ सामने आया सबसे पहले, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन वाला। फिर लिबिया के ऊपर जब मामला आया तो यूनाइटेड नेशन के अंदर जब गए और यही अमेरिका और उसके इत्तेहादी गए थे, तो उस वक्त चाइना और रशिया दोनों ने अब्सटेन किया, यानी वोट नहीं दिया। लेकिन जब शाम की तरफ थी ना वो भी, जी हाँ, लेकिन जब शाम की तरफ गए, अब ये 2011 की बात है, वो 2009 लिबिया 2009 की बात थी। 2011 में अब वो अस्करी कुव्वत के तौर पे भी और प्यूटिन के होते हुए एक ताकत बन चुके हुए थे, खासतौर पर रशिया। और फिर चाइना जो इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप हो चुका हुआ था, तो वहाँ पे चाइना ने जो अब्सटेन किया, रशिया ने साफ साफ वीटो कर दिया उसको। तो इसलिए अमेरिका के वो मफादात उस तरह नहीं बढ़ सके। और साथ साथ ये ममालिक जिन्होंने अड्डे दिए हुए थे उन्होंने वापस लेना शुरू कर दिए। अब देखिए ये इसी तरह ही मामला चलते रहे 2017 में। और क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला इजलास वो भी आस्ताना में हुआ था, और ये जो इजलास इससे पहले वाला था, ये 14वां इजलास है। 2017 में जो इजलास हुआ था वो भी आस्ताना में हुआ था। वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान, ये 2 नए ममालिक, इनको भी मेंबरशिप दे दी गई, तो 8 ममालिक बन गए। अब ये जो 8 ममालिक हैं ये दुनिया की आधी आबादी पर मुश्तमिल हैं और 80% लैंड यानी ज़मीन का मैस इसके अंडर आता है, और 1/4 GDP है इसके अंदर। तो इसको हल्का लेने वाली बात नहीं। ये वक्त के साथ से ऐसी तब्दीलियाँ आती रही हैं। और इसके अलावा ऑब्जर्वर्स तो होते ही हैं और गेस्ट तो होते ही हैं। इसमें ईरान और अफ़गानिस्तान ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बेलारूस और मंगोलिया भी
दो ऐसे ममालिक हैं जो ऑब्जर्वर के तौर पे हैं। हाँ, जो गेस्ट्स के तौर पे वहाँ पे आते हैं उसमें तुर्की भी है, उसमें दूसरे यूनाइटेड नेशंस भी है और ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं। इसकी चेयरमैनशिप भी जो है वो भी तो रोटेट होती है सारी और नेक्स्ट जो है वो अगले साल के लिए तो रशिया को बना दिया, वो रशिया को बना दिया गया है। देखिए, इसकी दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक रशियन और एक चाइनीज़, मैंड्रियन जिसे कहते हैं वो अपनी ज़ुबान। अंग्रेज़ी में तकरीर कर सकते हैं आप, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस SCO की जो हैं वो दो हैं, रशियन और चाइना। और यहाँ ये बताता है कि लीड कौन ले रहा है इस पूरे मामले के अंदर। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इदारा है इसके अंदर, वो उनकी हेड्स ऑफ स्टेट की जो एक काउंसिल है वो है, जिसकी मीटिंग होती है। ये 14वीं मीटिंग अभी हुई है उसके अंदर। ये उनकी पॉलिटिकल, उनकी इकोनॉमिक, उनकी जो मिलिट्री, उनकी स्ट्रेटेजिक और बाकी छोटे छोटे जो दूसरे मामलात होते हैं जिस तरह कल्चरल और ये चीज़ें, इन चीज़ों को भी देखते हैं। लेकिन जो शिफ्ट आई है एक बहुत बड़ी, जिस तरह आपने जिक्र किया ना इनके अगराज़ व मकासद में, वो एक बहुत बड़ी जो शिफ्ट आई है वो उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आई है कि ये अब बाकायदा चैलेंज करना शुरू कर दिया इन्होंने वो जो यूनिपोलर कॉन्सेप्ट था अमेरिका और उसकी अलायंस का। अमेरिका से जो वहाँ के मीडिया को आप सुनेंगे तो ये कहेंगे, वो ये कहेगा कि ये अलायंस ऑफ द ईस्ट है, ये ह्यूमन राइट्स जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस होती हैं इन इलाकों में, एक दूसरे की पर्दादारी रखते हैं उसके ऊपर, वो ये कहेगा एंटी वेस्ट है ये चीज़। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बात के ऊपर इस्तफा दी गई है ख़ास तौर पे कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से वो जो एक इजारादारी है, उसमें मिलिट्री इजारादारी भी थी और इकोनॉमिक इजारादारी भी। जैसा कि ये फैसला किया गया, साइड लाइन की मीटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बाय द वे इस दफ़ा, जो मेन मीटिंग हो रही थी उससे हटकर रशिया और चाइना ने तो ऐलान कर दिया बाकायदा ये कि वो रशियन करेंसी रूबल और चाइनीज़ करेंसी जो BRM यानी युआन जो कहते हैं चाइनीज़ इसको, वो उसके अंदर ट्रेड करेंगे। अब डॉलर को वो छोड़ रहे हैं। तो बहरहाल ये एक मुख्तसर सा इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सेटअप, इसका आगाज़ और इसके अंदर जो ममालिक और इसके अहदाफ जो हैं उसके बारे में एक जिक्र है। अयूब बेग साहब, ये शंघाई ताउन तंजीम के जिस इजलास की हम बात कर रहे हैं, इस पे इंडिया में जो है एक बड़ा वावेला मचाया जा रहा है कि इस इजलास में इंडिया के साथ ज़्यादती हुई है। इस वाले से असल माजरा है क्या? वसीम साहब, ये एक हकीकत है कि हिंदुस्तान, भारत जो है वो एक रकबे के लिहाज से भी बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से भी बड़ा मुल्क है, उसकी इक़्तिसादी सूरत हाल भी बहुत मजबूत है और अस्करी लिहाज से भी वो एक मजबूत मुल्क गिना जाता है। उसके बावजूद जो उससे सलूक हुआ है, पाकिस्तान का मुकाबला कर लीजिए जो उसकी रिसोर्स छोटा, उनका कहना कि ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी गई, जो छोटा मुल्क भी है और जो इक़्तिसादी लिहाज से कमज़ोर वगैरह भी है। तो हुआ ये कि एक तो भारत के वज़ीर आज़म को वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने उसका इस्तकबाल किया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तकबाल किया। फिर ये चाइना, रूस और पाकिस्तान के जो सरबराह थे इनको प्रेसिडेंट हाउस में ठहराया गया और जबकि मोदी को 30 किलोमीटर दूर शहर के अंदर जो है ठहराया गया। और ये सब कुछ जो है एक मंसूबे के तहत मालूम होता है कि ज़ाहिर किया गया है कि हम क्या चाहते हैं। बहरहाल मेरे नज़दीक ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसा क्यों हुआ, ये बात समझने की ज़रूरत है कि भारत के साथ ऐसा सलूक क्यों हुआ। असल में भारत की जो खारजा पॉलिसी है ये आगाज़ से दोगली पॉलिसी है। एक वक्त था जब अमेरिका सीटो और सेंटो के तहत एक इत्तेहाद बना हुआ था, पाकिस्तान भी सीटो और सेंटो में था। ज़ाहरी तौर पर जो रूस है, जो भारत है, वो गैर जानबदार ममालिक की जो तंजीम थी उसका रुकन था और उसका ताल्लुक़ अमेरिका के मुखालिफ ग्रुप में समझा जाता था। जो ये नॉन लाइन्स थी ममालिक की ये तंजीम थी, इस पर रशिया असरअंदाज, सोवियत यूनियन उस वक्त था, सोवियत यूनियन असरअंदाज था और दूसरा ग्रुप जो है वो अमेरिका के तहत था। लेकिन भारत का मामला देखें कि 1962 में चीन और भारत की जो है एक जंग कह लें या सरहदी झड़पें कह लें, उसमें वो सारा फिर जो असला है वो इस जंग के नाम पर अमेरिका से एड़ता है, अमेरिका से हासिल करता है। ताल्लुकात किसके साथ है? रूस के साथ। और पाकिस्तान जो सीटो सेंटो का रुकन है उसकी मुखालफत में वो वहाँ असला हासिल करता है और
इतना शोर मचता है दुनिया में इसमें कि जैसे भारत पर बहुत बड़ा हमला हो गया है, हालांकि वो इतनी बड़ी बाकायदा जंग नहीं थी। अभी चीन ने हमला ही किया तो ये जूतियां छोड़कर भाग गए थे, कोई बाकायदा जंग तो हुई नहीं। मतलब कहने का ये है कि दिखाना कुछ करना कुछ, ये भारत की दो अमली एक शुरू वक्त से है। असल में ये जो सलूक उनसे किया गया है उसकी मैं वजह बता रहा हूँ। भारत को वाजे किया गया है आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, जिस तरह कहा था ना बुश ने, वो मामला कि ये तुमने क्या मतलब एक ड्रामा रचाया हुआ है। ये बात इससे पहले हो जानी थी। मसला ये है कि भारत, जैसा कि मैंने एक अर्ज़ किया कि एक बड़ा मुल्क है, तो रूस के ख़ास तौर पर वहाँ कुछ इक़्तिसादी मफादात भी थे, लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि रूस ने अपने मफादात को रिस्क पर लगा कर ये भारत के साथ ये सलूक किया है। वहाँ ये भी नोट कीजिए कि पहली दफ़ा साइड लाइन पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पुतिन की 1.5 घंटा मुलाकात हुई है, और ये एक बहुत ही भारत के लिए, जो भारत हमेशा रूस के बारे में ये दिखाता है कि वो तो मेरा साथी है, ये बहुत बड़ा शौक़ पहुंचा है, बहुत बड़ा एक झटका लगा है भारत को इस हवाले से। लेकिन हुआ सिर्फ इसलिए कि वो दो रुखी कितनी देर चलती, वो दो रुखी नहीं चल सकी, और रूस और चाइना ने उसको दिखा दिया है कि बताओ किधर जाना चाहते हो। अच्छा अयूब बेग साहब, रज़ाउल हक साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि रूस और चाइना ने जो अब अमेरिका को चैलेंज करना शुरू कर दिया, यानी इस प्लेटफॉर्म से उनको जो ताकत मिली है, जो क़ुव्वत मिली है, जो नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, उसकी वजह से अब अमेरिका को मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत चैलेंज किया जा रहा है। क्या ये अच्छा ना होता कि ये इत्तेहाद जो है, ये अपने जो इन ममालिक पे मुश्तमिल जो इत्तेहाद है, वो अपने कोर इशूज़ पहले सेटल करते और फिर किसी और को चैलेंज करते? अपने कोर इशूज़ तो अपनी अपनी जगह पे मौजूद है। इस पे मैं आसिफ साहब का भी तजिया लूँगा, आपकी राय में जानना चाहूँगा कि पहले अपने इशूज़ को रिजॉल्व करते और फिर जो है किसी और को चैलेंज करते तो ज़्यादा मुनासिब ना होता? देखें, आज की जो जदीद तरीन सफारती मामलात है ना, वो इसी तरह चलते हैं। भारत और चाइना की दुश्मनी है, और भारत और चाइना की बहुत तिजारत है, यानी वो अपने जो इश्यूज होते हैं उनको साइड पर रखकर अपने मफाद। मैं तो पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहा हूँ ना, कि ये भी तो दो मुस्तकिल मेंबर है ना, इनकी हर एतबार से दुश्मनी है, कोर इश्यूज जो हैं वो पड़े हुए हैं, और इंडिया जो है वो कश्मीर में क्या कर रहा है मुसलमानों के साथ, और हम किसी और को चैलेंज कर देने जा रहे हैं। ये है कि मैं ये आपकी बात पर ये कहने पर मजबूर हुआ हूँ कि जो रवैया अख्तियार किया है चाइना और रशिया ने भारत के साथ, दूसरे मानों में तो उसे धक्का दिया, निकलो यहाँ से। अब अगर वो डटाई का मुजाहरा करता है और नहीं निकलता तो वो बात दूसरी है। जी आसिफ अमीन साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अमेरिका का ख्वाब है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, बिल्कुल, और उसके लिए अमेरिका के पास सबसे बड़ा जो जिस पे अमेरिका रिलाय कर सकता है वो भारत है इस खित्ते में, इस खित्ते के। ठीक है, और अब जो शंघाई ताउन तंजीम है, जाहिर बात है वहाँ के ममालिक भी ये जानते हैं कि भारत की जो पींगे बढ़ी हैं अमेरिका के साथ, उसका असल मकसद क्या है। ठीक, इस फोरम पे भी जो साइडलाइन किया गया वो भी साइडलाइन इसलिए किया गया कि भाई वजह यही है, अब चाइना जो है वो शंघाई ताउन तंजीम का बानियों एक बानी है। ठीक है, लिहाजा वो तो उनको पता है कि ये हमारी जो इंडिया को अब इस्तेमाल किया जा रहा है, या इंडिया के साथ जो पींगे बढ़ाई जा रही हैं, वो असल में हमारे एक तो वन बेल्ट वन रोड के हवाले से भी है, उसके बाद ये कि जनाब ये कंटेनमेंट में जो भी इंडिया किरदार अदा कर सका वो करेगा। तो लिहाजा ये बात तो तय है कि अब भारत के लिए, अगरचे चीन जो है उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जाती होंगी, या भारत के बहुत सारे ताल्लुकात जो है फौजी असलहा वगैरह, या जाहिर बात है बहुत से अभी इक्विपमेंट अभी भी भारत ले रहा होगा रूस के साथ, लेकिन वो बिजनेसेस एज यूजुअल चलते हैं। जो आपकी जो खारजा पॉलिसी है वो आपकी जो है वो एक और रुख इख्तियार करती है। तो लिहाजा ये चीज़, और आपने ये सवाल किया कि उन्होंने अपने इश्यूज़ क्यों नहीं रिजॉल्व किए। देखिए, मिसाल के तौर पे चाइना का एक इशू है सिंकियांग के मुसलमान, पाकिस्तानियों का दिल दुखता है उसके ऊपर। भारत का एक इशू है कश्मीर, पाकिस्तानियों का दिल दुखता है उसके ऊपर। ये अब असल चीज़ ये कि ऊपर से ये लोग अब अपनी लाइन सीधी कर रहे हैं, बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स तो चलते रहेंगे,
आप 100% किसी एक मुल्क के साथ यूं करके जुड़ सकते हैं कि आपकी अब बात मान ले सारी, आप उसकी मान लें। आप कहीं कहीं पे जहाँ पे कुछ मफादात इकट्ठे होते हैं आप उनको लेके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब सामने चूंकि एक बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है कि अमेरिका का एक की डोमिनेशन और जो उसका जो एक प्लान है और उसके पीछे एक ग्रेटर इसराइल का एक प्लान है जिसके पे कि अमेरिका बढ़ता चला जा रहा है, मुसलसल कोई ना कोई बहाने लेके अब बदमाशी शुरू की हुई है, ईरान के सामने आगे खड़ा हो गया है, यानी कि वहाँ जो अपने बहरी बेड़े ले आया है, तो वो तो एक से एक आगे बढ़ता है। तो ये तो टू एवरी एक्शन देयर शुड बी अ रिएक्शन, तो ये रिएक्शन हुआ है। इसमें जो अब मुल्क खुलेआम अमेरिका के साथ जाएंगे वो डेफिनेटली शंघाई तंजीम से उनको साइडलाइन किया जाएगा। और वो आपने देख लिया इस वक्त भारत के साथ जो मामला हुआ है, और हो सकता है कि भारत अब रिकंसिडर करे कि मैं ये क्या करने लगा हूँ, ये क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ के लोग भी ये बात करें। ठीक है रज़ाउल हक साहब, SCO का ये जो इजलास हुआ है इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने जो 8 नुकाती एजेंडा पेश किया है, आपके ख्याल में वो एजेंडा जो है 8 नुकाती कितना काबिल अमल है? वसीम साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये एक मौका मिला, उन्होंने वहाँ पे अपना एक एजेंडा पेश किया। 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू, 2 तरीक़ों से इस चीज़ को देखा जा सकता है। एक तो वो जो कॉन्फ्रेंस के अंदर मुख्तलिफ बातें हुई और कॉन्फ्रेंस में तो कुछ 10 मिनट का खिताब का मौका मिला ना। जी हाँ, बाकी साइडलाइन पे जैसे आपने साइडलाइन के ऊपर बातें हुई मुख्तलिफ किस्म की। खैर वो जो एजेंडा है उससे हटके भी बहुत सारी बातें उन्होंने की। फॉर एग्जांपल जो अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस कैसे हो सकता है, कश्मीर के अंदर जो मामला आता है वो कैसे हो सकते हैं, वो एजेंडा का हिस्सा नहीं है जो उन्होंने 8 निकाती पेश किए। लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस चीज़ के ऊपर दिलवाना चाह रहा हूँ कि एक तो वो जो सेशन के अंदर, जो समिट के अंदर मुख्तलिफ ममालिक ने वहाँ पे तकरीरें की और बातें हुई और एजेंडा अपने एजेंडाज पेश किए। एक वो जो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन और उसके लीडर्स हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स 2 हैं, चीन और रूस। बाकी सब उसके इर्द गिर्द इस तरह जिस तरह सैटेलाइट्स नहीं होती वो गर्दिश कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द। इंडिया को मैसेज दिया गया, अमेरिका को बहुत बड़ा मैसेज दिया गया इस पूरी समिट के अंदर। खैर अब वापस आते हैं, इमरान खान ने जो बात की उसके एजेंडे के अंदर एक तो उन्होंने कहा कि ये जो शंघाई कॉरपोरेशन तंजीम के अंदर कॉरपोरेशन का एलिमेंट है, कॉपरेशन एक दूसरे के साथ ज़्यादा की जाए, रीइंफोर्स किया जाए इसके विजन को। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो शंघाई विजन जिसके तहत ये बात और तंजीम बनाई गई थी उसको मज़ीद क़ुव्वत बख्शी जाए और दोबारा उसको उस लाइन के ऊपर लेके आया जाए कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन जो है बढ़ाया जाए हर एतबार पे, हर लेवल पे। दूसरी है 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जो ये 8 मेंबर्स हैं इनकी लोकल करेंसी के अंदर जो ट्रेड है उसको अब टाइम आ गया है कि उसके ऊपर काम किया जाए और उसको हतमी शक्ल दी जाए। एक SCO फंड बनाया जाए, यानी शंघाई ताउन तंजीम का फ़ंड, और एक SCO बैंक बनाया जाए ताकि दूसरे ममालिक ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक उनके जो इक्तसादी अजारदारी है उससे निकलने का कोई रास्ता बन सके। एक उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया। साथ उन्होंने ये कहा कि एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, बढ़ाएं उसको। उसमें उन्होंने कल्चर का भी जिक्र किया, टूरिज़्म का भी किया, डिजिटल जो कम्युनिकेशन है उसका भी किया, गेम्स का भी किया। साथ उन्होंने ये कहा कि जो शंघाई ताउन तंजीम के मामलात हैं उसका आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस चीज़ को भी हाईलाइट किया जाए और इसके ऊपर काम किया जाए, ख़ास तौर पे एजुकेशन और हेल्थ केयर के जो मामलात होते हैं उसके अंदर। साथ ये कि जो उनका एक स्टैंस है चलता आ रहा है, खैर जिस तरह भी चलता आ रहा है, करप्शन और वाइट कॉलर क्राइम जो है उसके अंदर एक दूसरे से कोऑपरेट करें सारे। सही। शंघाई ताउन तंजीम के 8 ममालिक सारे एक जैसे तो नहीं हैं। कोई टेक्नोलॉजी में आगे है, कोई इकोनॉमी में आगे है, कोई मिलिट्री में आगे है। इनके ये जो आपस के आप यूँ कह लें खलीज है, इसको पुर करने के लिए काम किया जाए। एक ऐसी चीज़ भी उन्होंने कही जिससे ज़ाती तौर पे तो खैर मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ होगा कि जो वुमेन और यूथ एम्पावरमेंट, ख़वातीन के हकूक़ और जो यूथ एम्पावरमेंट ठीक है, लेकिन ख़वातीन के हकूक़ जो वेस्ट का मॉडल है उसको तो कम से कम हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। जो बड़ा मैसेज इस ऑर्गेनाइजेशन के इस प्लेटफॉर्म से गया है उसमें एक तो ख़ास तौर पे ये दोबारा शंघाई ताउन तंजीम है वो उसका इब्तदा जो हुई थी उसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है। 2001 में जो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट पेश किया गया था वो ये था कि दुनिया यूनिपोलर होती जा रही है, इसको मल्टीपोलर करने की ज़रूरत है।
इस मरतबा दोबारा 2019 की ये 14वीं समिट है, इसमें ख़ास तौर पे इस बात की तरफ तवज्जो दी गई मल्टीपोलर कैसे किया जाए इस दुनिया यानी इसके जो SCO के जो अगराज़ व मकासद हैं उसमें से एक मकसद ये भी है ना कि अमेरिका का इस खित्ते में रोल जो है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। देखिए पहले ये बात इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं की जाती थी, और जिस तरह के मोहतरम अयूब बेग साहब और आसिफ मीर साहब ने भी पहले इस चीज़ का जिक्र किया कि इंडिया को इस तरह टारगेट क्यों किया गया। जब वो वज़न करते हैं, वे करते हैं अपने ऑप्शंस को, तो रशिया ये समझता था कि मेरा इंडिया के साथ एक ताल्लुक़ चलता आ रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ इंडिया का ताल्लुक़ जिस तरह से बढ़ा है उसके मुकाबले में रशिया की अपनी नेशनल सिक्योरिटी वो ज़्यादा ख़तरे में है। चाइना के जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC वाले मामलात हैं उसके अंदर अमेरिका सर पे खड़ा हुआ है आके, तो उसके रास्ते में रुकावट बनती जा रही है, ख़ास तौर पे जो वेस्ट के साथ अलाइड है, और इंडिया को ख़ास तौर पे क्योंकि वो नया नया उसका ब्लू आइड बॉय बना हुआ है, इसलिए उसको मैसेज दिया गया है कि तुम अगर इस तंजीम के साथ उस तरह से डीलिंग चाहते हो जिस तरह से तुम कहते हो इंडिया की तरफ से। देखें नॉर्वे में बैठे हुए इंडिया के सेकुलर तबके ने इस बात पे आवाज़ उठाई कि देखें इंडिया एक इतनी बड़ी इकनॉमिक ताकत है, इतनी बड़ी इकनॉमिक कुव्वत है। उनकी बाकायदा ट्वीट्स हैं, नॉर्वे के प्रोफेसर्स हैं बैठे हुए वहाँ पे, हमारे साथ यहाँ पे क्या सलूक किया जा रहा है। उस सलूक की एक वजह थी, वो वजह ये थी कि अमेरिका के कैंप में जब तुम जाओगे तो देखें अमेरिका भी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है इंडिया की, बार बार कर रहा है। अभी उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट दी है अमेरिका ने, उसमें इंडिया को उन्होंने बड़ी उसके ऊपर ले दे की है कि तुम रिलीजन जो अपनी माइनॉरिटीज़ है उनको हकूक़ नहीं देते। ये हकीकत है, लेकिन वो ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ करते होते हैं इस चीज़ को। यहाँ से मैसेज ये गया है क्लियरली उनको कि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ उस लेवल के ऊपर ताउन किया जाए और ताउन बरकरार रखा जाए जिस लेवल के ऊपर बाकी मेंबर्स के साथ हम कर रहे हैं, तो फिर रशिया और चाइना के नेशनल इंटरेस्ट जो हैं उसके अगेंस्ट ना जाएं। साफ मतलब ये है कि अमेरिका के अलायंस से निकलने की कोशिश करें। अगर निकल जाएं तो ठीक है, यू आर वेलकम हियर, अदरवाइज हमारे पास और ऑप्शंस हैं। ठीक है अयूब बेग साहब, कहा यह जा रहा है कि चीन और रूस जो हैं उन्होंने नई सफ़बंदियों के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को इस खित्ते में जो है एक चैलेंज देना शुरू कर दिया। क्या आप इस राय से इत्तफाक करते हैं? देखिए जी, इस सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए हम देख रहे हैं कि बात को दो एंगल से देखना पड़ेगा। एक एंगल वो है जिससे अमेरिका देख रहा है, वहाँ बैठे यहूदी देख रहे हैं वो, और ये ख़ास तौर पर ये आप देखें कि जॉन बोल्टन जैसे लोग जिनका बुनियादी फ़लसफ़ा कह लीजिए, नज़रिया कह लीजिए, ईमान कह लीजिए, वो ये है कि अमेरिका, बल्कि यूँ कहिए कि यहूदियों को अमेरिका के कंधे पर बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत करने का हक होना चाहिए। और क्योंकि ये हक उनको मिलना चाहिए, लिहाजा सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका के असरात यूरोप तक हों, बल्कि अमेरिका के असरात जो हैं इस खित्ते में भी होने चाहिए। असरात नहीं, अमेरिका का कंट्रोल इस खित्ते में भी होना चाहिए। जब एक फरीक ये जहन रखेगा तो फिर वो दूसरे मानों में वो एक चैलेंज थ्रो कर रहे हैं ना दूसरी पार्टी को। दूसरा ये कि चाइना और रूस देख रहे हैं कि अमेरिका अपनी हदूद को क्रॉस करके अमेरिका यूरोप और मशरक़ वस्ता के साथ साथ अब इस एरिए में भी, या मशरक़ वस्ता को तो खैर इसके एरिया के साथ ही रखें, मशरक़ वस्ता और ये जो हमारा ख़ित्ता है, इस खित्ते में भी अपना कंट्रोल चाहता है। और हमारे लिए अगर ये अमेरिका ये कंट्रोल हासिल कर लेता है तो रूस और चीन की क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, उनकी तो मौत वाक़ई हो जाएगी। लिहाजा वो जो रजिस्ट कर रहे हैं, कौन? रूस और चाइना, अमेरिका की इस ख्वाहिश को कि अगली सदी में भी अमेरिका इसी तरह की सुप्रीम पावर, सुपर पावर नहीं, सुप्रीम पावर हो, तो जब वो उसको रजिस्ट करेंगे, जब वो उसका मुकाबला करेंगे, जब मुदाफ़त करेंगे, जब उसके सामने डट जाएंगे, तो ये चैलेंज बन जाएगा ना। तो ये चैलेंज तो खुद बहुत बन गया है दोनों तरफ से। उनके लिए चैलेंज ये है कि अपने मकासद को पूरा करने के लिए
वो यहाँ कंट्रोल हासिल करे। और इनका ये है उस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए कि जो वो मुदाफ़त पैदा करें, अमेरिका की जाहिलियत का जवाब दें। देखें, वैसे मैं ये समझता हूँ तारीख़ के एक तालिब इल्म की हैसियत से कि अमेरिका इसमें कामयाब नहीं होगा। ये इंसानी तारीख़ भी बताती है। क्यों? हमने देखा है कि दुनिया में कभी भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, या यूँ कहिए कि जब से रियासतें कायम हुई हैं तब से लेकर आज तक कभी भी एक आदमी, एक ग्रोह, एक जमात, एक मुल्क, एक रियासत दुनिया पे मुसल्लत नहीं हो सकी। उस्कंदर आज़म है, चलता है कहाँ से? टेक्सला में आकर रूस को ज़वाल है। अब आप देख लीजिए हिटलर जो है कहाँ, किस बात के लिए चला था? जर्मन को, सारी दुनिया को वो चाहता था फतह करना, लेकिन डाउनफॉल हुआ। इस तारीख़ी पस मंज़र में मैं समझता हूँ कि अमेरिका को जो ये चैलेंज दरपेश आया है, मैं इसको एक खुदाई हिकमत अमली समझता हूँ और उसका जवाब ये मिलेगा और अमेरिका अब वो सुपरमेसी नहीं कायम रख सकेगा। अच्छा अयूब बेग साहब, ये भी फरमाइए कि पाकिस्तान कुछ अर्सा पहले तक जो है वो अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी था, लेकिन अब वक्त चेंज हुआ है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है उसका झुकाव चाइना और रूस की तरफ है। तो ये शिफ्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो है पाकिस्तान का, ये क्या पाकिस्तान के मफाद में रहेगा इन द लॉन्ग रन? वसीम साहब, आपने पाकिस्तान को अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी कहा है कि माजी में रहा है। मैं इससे भी आगे बढ़कर लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। पाकिस्तान अमरीकी गरे की मछली थी, ये सूरत हाल थी, लेकिन अब हालात बदले हैं। पाकिस्तान जो है उसने अमेरिका की बहुत सी बातें मानी है, बहुत मामलों में सरेंडर किया है। वो अफ़गानिस्तान का मामला हो कोई, लेकिन पाकिस्तान ने एक मामले में सरेंडर नहीं किया और ये बहुत एक कामयाब पॉलिसी थी। और वो ये था कि इंतहाई अमरीकी दबाव के बावजूद, बल्कि यूँ कह लीजिए कि दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान ने उस ज़माने में, जब भी पाकिस्तान अमरीकी गरे की मछली थी, तब भी रेजिस्ट किया। वो दो मामले क्या थे? एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए अमेरिका का हलीफ बन जाना, जिस तरह भारत बना है। नंबर 2, एटमी मामले में। तो ये किया है पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर उस कमज़ोरी के बावजूद जो से लाहक थी। अब भी मामला पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान की कमज़ोरी, पाकिस्तान का क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, इंतहाई यानी लागर हो जाना इक़्तिसादी लिहाज से, वो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान क्या अमेरिका के उन हमलों का मुकाबला कर सकेगा जो वो एक ऐसे मुल्क पर करें जो माशी लिहाज से दिवालिया होने के करीब है। कई दफ़ा ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है और अक्सर ये हम देखते थे कि जब अमेरिका होता था हमारा दोस्त, तो अमेरिका पाकिस्तान को बेल आउट कर देता था। अब अमेरिका बाकायदा दुश्मन है, लिहाजा इस हवाले से अपनी इस तमाम तर कमज़ोरी के बावजूद इस नए इत्तेहाद में जगह बना लेना बहुत बड़ा काम होगा। अभी पाकिस्तान इस हवाले से हाथ पाँव मार रहा है और मैं समझता हूँ काफ़ी कामयाबी से मार रहा है, लेकिन उसको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जिस तरह वो अंधे अंदाज में, जिस तरह वह जैसे सोचे समझे बग़ैर अमेरिका का इत्तेहादी बन गया था, इस सफ़बंदी में वो थोड़ा सा सोच समझकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए पाकिस्तान इस इत्तेहाद में शामिल हो। देखिए, पाकिस्तान का अब इस इत्तेहाद से अलग रहना मुमकिन नहीं है। अगर पाकिस्तान, ये आजकल कोई और बंदा आ जाता है, हमारी आर्मी में कोई ऐसे लोग आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, ये मुमकिन नहीं रहा कि पाकिस्तान अब अमेरिका की तरफ बैक मारे। अब पाकिस्तान के लिए रास्ता ही एक ये है कि अमेरिका मुखालिफ इस इत्तेहाद का हिस्सा बने, लेकिन इस अंधेपन से ना बने जैसे अमेरिका का इत्तेहादी बना था। आंखें खोल कर, सोच समझ कर, अपने मफादात को तरजीह देते हुए करें। और ये बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, ये तनी हुई रस्सी पर चलने वाली बात है। अल्लाह पाकिस्तान के मौजूदा और आने वाले हुक्मरानों को ये तौफीक दे कि वो अपना इस सफ़बंदी में अपना सही मकाम बना सके। असम अमीर साहब, खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की जो है, इसमें ये जो तब्दीली है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए वसीम साहब, जैसे बेग साहब ने कहा ना बात, वो एक डायमेंशन है, लेकिन एक डायमेंशन ये भी है कि
पाकिस्तान ने जब जब भी अमेरिका का साथ दिया है, जैसे गड़े की मछली की बात की उन्होंने, जब यूएसएसआर अफ़गानिस्तान में आया और पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया तो पाकिस्तान को 20 लाख अफ़गानी रेफ्यूजीज़ तोहफे में मिले। इस मुल्क के ऊपर इतना बड़ा बोझ, उसके बाद अमेरिका गायब हो गया और वो उन अफ़गान महाजरीन के साथ जो मुसीबतें और जो चीज़ें आई वो आपके सामने, असलहा फलां फलां कल्चर, क्राइम, सारा कुछ, और उनको कितनी दहाइयों पाकिस्तान ने उनकी मेज़बानी की है और कर तो रहा पाकिस्तान ने देख लिया कि हमने ये किया। अच्छा, उसके बाद दूसरा मौका आया 9/11 का। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ दिया। उसके बाद क्या हुआ? लाल मस्जिद के वाक़यात, पाकिस्तान का अंदरूनी अमन दांव पे लग गया। अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर अपने तमाम जो ये CIA और फला और ब्लैक वाटर के हरकारे ऐसे भेज दिए जैसे कि उन्होंने इस मुल्क को फतह कर लिया हो। हम बिल्कुल एक अलग डायमेंशन में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की सालमियत का मामला, और फिर क्या हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान के एटमी जो असासाजात है उसके हवाले से रिजर्वेशन का इजहार किया। पाकिस्तान को क्लियर आउट नजर आ रहा है कि हमने जितना इसका अमेरिका का साथ दिया है, अमेरिका की मिसाल उस पुलिस वाले की है जिसकी ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी, बल्कि दोस्ती ज़्यादा बुरी है, कि दोस्ती करके और अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके पाकिस्तान ने अपने आप का बेड़ा करके इतने लोगों की यहाँ पर कुर्बानी हुई है, इतने लोग मरे हैं 9/11 के बाद जो धमाके हुए, सिविलियन भी हैं, फ़ौजी भी हैं, अरब का नुकसान हुआ है। वो सब चीज़ें देख के पाकिस्तान भी समझता है कि अगला स्टेप अगर इसका आ गया कि जनाब न्यूक्लियर के ऊपर आ जाओ, तो पाकिस्तान को डेफिनेटली देखना चाहिए कि मेरे पास ऑप्शंस और क्या हैं। और चाइना पाकिस्तान का लाई रहा है, चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान को चाइना की ज़रूरत है अपने बका के लिहाज से भी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान को शिफ्ट करना चाहिए था और करना चाहिए। साथ ही साथ पाकिस्तान को जो बरादर इस्लामी मुल्क हैं जो हैं उनके साथ भी अपने मामलात को बेहतर करना चाहिए। वो अमेरिका की ग़ुलामी में वो भी बहुत से ख़राब हुए हैं, उनको बेहतर करे, इस चीज़ को भी मजबूत करे। और नंबर 3 ये कि पाकिस्तान इंटरनली जो है अपने मामलात को, जो कर्जे है और सूद की जिस दलदल में, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सूद अब पाकिस्तान को खा रहा है, जिस तरह किस्तें अदा करनी है और क्या करना है, पाकिस्तान को इंटरनल अपनी जो है माशी सूरत हाल को भी देखना चाहिए। और ये बात बेग साहब की बिल्कुल सही है कि अब किसी के घड़े की मछली ना बने, बल्कि थोड़ा सा तहम्मुल करके, थोड़ा सोच समझ के, फ्यूचर को देख कर जो है अब वो किसी का साथ देने या ना देने का फैसला करें। असफ अभी साहब ने जो बात कही है, यही बात हेनरी किसिंजर ने भी कही थी। उसने कहा था कि अमेरिका का दोस्त जितने ख़तरे में होता है उतना अमेरिका का दुश्मन ख़तरे में नहीं होता। और गालिब कई 100 साल पहले कह गया, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो ये अमेरिका के बारे में गालिब, अमेरिका के साथ ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। वसीम साहब, जो बेग साहब ने बात की है ना, देखिए हमारी एक नज़रियाती असास भी है। नजरियाती असास जो है तो हर वक्त हमारे पेश नजर रहनी चाहिए, और वो सबसे ज्यादा ना पेश नजर रहने वाली चीज है आजकल हमारे यहाँ। देखिए, हम एक कौम नहीं है, हम कौमियतें हैं। बदकिस्मती से अब ठीक जो है और बन गए, लेकिन हमें जोड़ने वाली चीज क्या है? जोड़ने वाली चीज है वो हमारा दीन है, हमारा मजहब है, इस्लाम है। हमारी वो नज़रिया जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस नज़रिए को भी हमें मुस्तहकम करना है। ये मुस्तहकम होगा तो ये मुल्क भी मुस्तहकम होगा। इस्लाम की तरफ बढ़ना है, इस्लामी कवानीन अगर नाफिज होंगे तो मुल्क मुस्तहकम होगा। इस्लामी मईशत के हवाले से हम जाएंगे तो मुल्क मुस्तहकम होगा। जितने भी कदम इस्लाम की तरफ बढ़ाएंगे और पूरे इंशराए सदर के साथ बढ़ाएंगे तो उसके समरात ज़ाहिर होंगे, जो है नजर। सही बात है। आसिफ हमीद साहब, जनाब रज़ाउल हक साहब, जनाब अयूब बेग साहब, प्रोग्राम में तशरीफ़ आफरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही। इस प्रोग्राम का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। अगले प्रोग्राम तक के लिए वसीम अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।